नमस्कार दोस्तों। लुधियाना में एक कपल रहता था। डॉक्टर साहब प्रतीक जी और उनकी पत्नी हेमा। हेमा जो थी ना, वो पेशे से एक नर्स हुआ करती थी। प्रतीक जी का खुद का एक प्राइवेट अस्पताल था, छोटा सा 20-25 बेड का। और उसी अस्पताल में हेमा नर्स। अब भाई प्रतीक जवान थे, सेटल्ड थे, और उनके घर वाले हमेशा उनके ऊपर प्रेशर डालते रहते थे कि बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। लेकिन प्रतीक थे कि उनको कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। काफ़ी समय से वो अपने अस्पताल में इतने ज़्यादा मग्न थे, अपने काम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि दूसरी चीज़ों में ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अस्पताल की ही दुनिया में इनके साथ हेमा भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। हेमा वैसे तो इस अस्पताल की नर्स थी, लेकिन वो इस प्रकार से काम किया करती थी कि वो डॉक्टर साहब की स्पेशल पर्सनल असिस्टेंट है। मनी मन डॉक्टर साहब को वो कहीं ना कहीं पसंद भी करती थी। एक टाइम ऐसा आया कि डॉक्टर साहब प्रतीक जी भी हेमा को पसंद करने लगे और आखिरकार अपने प्यार का इजहार कर ही दिए। अब हेमा कैसे पॉसिबल था जो थोड़ा सा भी सोच लेती और ना बोल देती। पहले एक ही बार में हेमा खुश हो गई, फूट फूट कर रोने लगी और हाँ कह दी कि मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ, मैं तो आपको ना जाने कितने टाइम से चाहती हूँ। मुझे खुद को अंदाज़ा नहीं है कितना प्यार करती हूँ, मैं कभी शब्दों में बयां तक नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब अपने घर पर बताते हैं और घर वालों को क्या प्रॉब्लम होगी यार। डॉक्टर साहब के घर पे सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग वेल सेटल्ड लोग हैं, और उनको फ़र्क नहीं पड़ता वो नर्स से शादी करें या फिर किसी से भी। धूमधाम से शादी होती है। शादी होकर जब हेमा घर पर आती है तो बहुत अच्छे से वेलकम भी होता है। लेकिन फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि घर वाले प्रेशर डालने लगते हैं कि भाई अब हो गया, शादी को टाइम हो चुका है, 2-3 साल बीत गए हैं, बच्चा करो। अब ये बच्चे के लिए ट्राई कर रहे होते, इनको बच्चा ही नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट शुरू हो जाते हैं, दुनिया भर की जगह में इलाज चल रहा है, लेकिन हेमा को बच्चा नहीं हो रहा है। प्रतीक जी खुद डॉक्टर हैं, उनको मालूम है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हेमा कंसीव नहीं कर पा रही है। दिमाग काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। हेमा भी अब पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब वो अपना काम करने के लिए अस्पताल में नहीं जाती है, अब सिर्फ घर पे ही रहती है और पूरे टाइम बच्चा 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 सोचती रहती है। हैवी मेडिकेशन भी चल रहा है, दिमाग में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा हुआ है। यहाँ पे घर वालों के मुंह पे देखो तो सिर्फ बच्चा पोता यही सब लगे रहता है। तो हेमा का ये थोड़ा सा वीक होने लगा। एक सहन शक्ति होती है हमारे शरीर के हर एक अंग की, उसके दिमाग की सहन शक्ति अब जा चुकी थी। दिमाग के ऊपर ऐसा बोझ पड़ने लगा कि हेमा का मानसिक संतुलन धीरे 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 करके खोने लगा। और एक ऐसा टाइम आया कि हेमा सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के चक्कर में फुल्ली सदमे में चली गई। बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन हो गई। अब हेमा अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी, और खाने के नाम पे आधी रोटी खा ली तो बहुत बड़ी बात है। और खाना उसका होता ही नहीं था, जूस पी लेगी, उसके पीछे कोई ना कोई लगा ही हुआ है, केयर टेकर लगी हुई है, कभी नर्स लगी हुई है। कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। मुंबई आके दिखा दिए, दिल्ली दिखा दिए, जितने बड़े शहरों का आप नाम लोगे वहाँ वहाँ तक जाकर दिखा दिए, अमेरिका तक लेकर गए डॉक्टर साहब उसको, अपनी पत्नी को, हेमा को, लेकिन इलाज मिला ही नहीं। अमेरिका में ही एक डॉक्टर ने प्रतीक से एक बात कहे थे कि देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ दवाई से ठीक नहीं हो सकती। प्रतीक बोलते तो क्या दुआ? बोले नहीं, दुआ तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो माहौल को बदलने से होती है। आपकी पत्नी और आप काफ़ी सालों से उसी माहौल में रह रहे हैं, उसी सिचुएशन में बस जिए जा रहे हैं, या फिर ये कह लो अपनी ज़िंदगी काटे जा रहे हैं। एक काम करो, माहौल बदलो, जगह चेंज करो, अपनी पत्नी को दुनिया घुमाओ, चीज़ें दिखाओ, किसी और लाइफ में इन्वॉल्व करो, तो हो सकता है कि हेमा का दिमागी संतुलन बेटर हो। और आपको बच्चा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? प्रतीक बोलते अरे नहीं यार, मेरे लिए मेरी हेमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बस किसी भी कंडीशन में पहली वाली हेमा चाहता हूँ। तो अमेरिका वाले डॉक्टर साहब बोलते बस जवाब आपके पास है, शहर बदल दो, घर बदल दो, एक नई जगह जाकर एक नई शुरुआत करो। डॉक्टर साहब जब तक इंडिया पहुँचते हैं तब तक इस चीज़ के ऊपर बहुत सोचते बहुत सोचते बहुत सोचते। अपने घर पर जाकर अपने पिताजी से बात करते हैं। प्रतीक के बड़े भाई, उनकी पत्नी और उनका परिवार भी वहीं रहता था।
पिताजी ने, प्रतीक की माताजी ने जब ये सारी बातें सुनी तो थोड़ा सोच समझ कर बोले कि अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम और हेमा कहीं और शिफ्ट हो जाओ, किसी दूसरे शहर में। एक नई शुरुआत करके देखो कुछ टाइम के लिए, किराए का ही घर ले लो, सब कुछ अच्छा रहे तो ठीक है ना भाई, अच्छा हम यही चाहेंगे, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, और अगर कुछ बदलाव ना आए तो कभी भी मन करे तो वापस आ जाना, ये तुम्हारा ही तो घर है। प्रतीक तुरंत ही अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाते हैं। इनका ये दोस्त भटिंडा में रहा करता था। भटिंडा में अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, वो भी एक डॉक्टर था। अरे हाँ भाई योगेश, अरे यार एक्चुअली बात ये है कि मैं लुधियाना से शिफ्ट होना चाहता हूँ और मैं अपनी वाइफ के साथ सारी प्रैक्टिस, अपनी सारी क्लिनिक भटिंडा में शुरू करूँगा। पॉसिबल है तो कोई स्पेस का पता लगा, हफ्ते 10 दिन के अंदर एक घर मिल जाए, एक ऑफिस का स्पेस मिल जाए, मतलब एक क्लिनिक खोलने के लिए जगह मिल जाए, बढ़िया रहेगा। अब उनका ये दोस्त बचपन का था, एक साथ ही पढ़ाई किए थे, एक ही मेडिकल कॉलेज में भी थे। वो भटिंडा में शिफ्ट हो गया था, ये यहाँ पर थे। बोलते भाई तूने बोल दिया, मैं पता लगा दूंगा। 4 दिन के अंदर योगेश एक बढ़िया से घर का पता लगा देते हैं और उनको एक क्लिनिक का भी पता चल गया था जहाँ पर ऑलरेडी पहले से एक डॉक्टर काम किया करता था और वो उस क्लिनिक को छोड़कर अब किसी रीज़न से कहीं शिफ्ट हो गया था, तो वो जगह भी मिल गई। फ़ोन लगाते अपने दोस्त को, योगेश अपने दोस्त को इधर पे लुधियाना फ़ोन लगाते, अरे हाँ भाई प्रतीक, जगह मिल गई है, भाभी जी को लेकर जितनी जल्दी हो सके आ जा। ये लोग फट 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 सामान बुक किए, अपना पैक किए, फिर अपनी कार से ही अपनी पत्नी के साथ भटिंडा पहुंच गए। भटिंडा में ये कैसा घर था मैं बताऊं आपको, एक अच्छी खासी सोसाइटी थी, एक गेटेड सोसाइटी, जिस सोसाइटी का एक वॉचमैन भी था, और सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे बंगले भी थे, और इनमें से ही एक बढ़िया आलीशान सा खूबसूरत सा बंगला प्रतीक और इनकी पत्नी का होने वाला था। खरीदे नहीं थे, ऑब्वियसली किराए में होने वाला था आने वाले कुछ टाइम के लिए। अब कितने टाइम के लिए वो तो किस्मत ही बताएगी। खैर, योगेश को एक अर्जेंट केस मिल गया था, एक ऐसा इमरजेंसी वाला मरीज मिल गया था कि योगेश अपने मरीज को छोड़ नहीं सकते थे। इसलिए जिस दिन प्रतीक और उनकी पत्नी यहाँ पर भटिंडा पहुंचे तो उनको अकेले ही सब मैनेज करना पड़ा। प्रतीक को योगेश ने फ़ोन में बता दिए थे कि आप जब वहाँ पर पहुँचोगे, सोसाइटी में पहुँचोगे, तो सोसाइटी का एक मात्र वॉचमैन है, डे का एक अलग वॉचमैन, नाइट का एक अलग वॉचमैन। आप दोपहर या शाम के टाइम पहुँच रहे होगे तो वॉचमैन से चाबी ज़रूर ले लेना, वहाँ पे सब मैंने साफ़ सुफ करवा दिया हूँ। मतलब ठीक है। ये अपनी गाड़ी से सोसाइटी के गेट में पहुँचते हैं, वॉचमैन को बताते हैं कि हम ये हैं और इस बंगलों में रहने के लिए आ रहे हैं, आपके पास चाबी होगी, योगेश डॉक्टर ने दिए होंगे। तो वॉचमैन इनको देखकर शॉक्ड हो जाता है, ऐसा मुंह फाड़कर सिर्फ इनको देख रहा है, इनकी पत्नी को देखता है, इनको देखता है। वॉचमैन के चेहरे में पसीना टपकने लगता है, हल्की ठंड का टाइम था ये। वॉचमैन के सिर से ऐसा पसीना टपकता हुआ नॉर्मल नहीं लग रहा था डॉक्टर प्रतीक को। प्रतीक ने बोले भी आप ठीक तो है ना, बीपी वगैरह अप डाउन तो नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो बैठ जाइए। वॉचमैन कुछ कहता नहीं है, ऐसा लगता है कि कुछ तो छुपाना चाह रहा है। हड़बड़ी से अपने एक कमरे में जाते, उनका जो कैबिन बना हुआ रहता है कांच का, कैबिन में हड़बड़ाते हुए चाबी ढूंढता है और कांपते हुए हाथों से इनको थमा देता है। प्रतीक बोलते हैं मेरे चेहरे पे आपको कुछ डरावना दिख रहा है क्या? वॉचमैन बोलता है साहब एक काम कीजिए, आप कहीं और रह लीजिए ना, इस जगह को छोड़ दीजिए। प्रतीक बोलते हैं ऐसा क्यों भाई, इसका तो हमने रेंट वेंट सब दे चुके हैं, इतनी अच्छी सोसाइटी है और हमारे दोस्त ने ही पता किया इसके बारे में, और आप इसके ही वॉचमैन होकर कह रहे हैं कि इस सोसाइटी में मत रहिए, क्या प्रॉब्लम है? इतने में प्रतीक को फ़ोन आ जाता है किसी का, वो फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन में बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई केस का कोई मरीज का ही रहा होगा। और इसी चक्कर में वो बात करते करते अपनी गाड़ी में बैठते हैं, चाबी वो ले ही चुके थे, और गाड़ी स्टार्ट करते और अपने बंगलों की तरफ बढ़ा देते हैं। बंगलों के सामने गाड़ी लगाते हैं, पार्किंग थी, अच्छा था, सब कुछ बढ़िया। उतरे, अपनी पत्नी को लेकर उतरे, ताला खोले, आहा हा हा, बहुत अच्छा माहौल, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा माहौल लगा पहले ही एंट्रेंस में। वॉचमैन से क्या बात हुई थी अभी, वॉचमैन का क्या बिहेवियर था, इनके दिमाग से सब कुछ निकल गया, सब खत्म। पत्नी को लेकर आए, फर्निश था, पत्नी को डायरेक्टली हाथ पैर धुलवाए हैं पत्नी के, और उनको बिस्तर में बैठा दे, बोले तुम थोड़ा आराम करो, मैं फ़ोन में बात कर लेता हूँ योगेश से, और खाने वगैरह कैसा करना है देख लेते हैं। योगेश को फ़ोन लगाते, लेकिन योगेश फ़ोन नहीं लगाता है, फ़ोन नहीं उठाता है, फ़ोन नहीं उठाता है।
फिर ये सोचते हैं कि ऐसा काम नहीं चलेगा, मुझे खुद को मार्केट जाना पड़ेगा, सब्जी अब्जी लेकर आना पड़ेगा और खुद को ही आज रात खाना बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि बाहर से अभी अपनी पत्नी को मैं खिला नहीं सकता, उसकी तबीयत ख़राब है। ये डॉक्टर है और चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखते हैं, जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड करते हैं, खुद की बनाई हुई कच्ची पक्की खिचड़ी भी खा लेंगे लेकिन बाहर का खाना नहीं। तो ये अभी अपने घर से कार लेकर निकल जाते हैं। अब सोचते हैं मार्केट कहाँ होगा इधर पे प्रॉपर आसपास, मुझे अंदाज़ा नहीं, तो वॉचमैन से ही पूछ लेता हूँ। गाड़ी रोकते हैं और वॉचमैन की विंडो की तरफ, मतलब कैबिन की तरफ देखते हैं, तो इस बार नाइट शिफ्ट वाला वॉचमैन आ चुका था, डे वाला जा चुका था। वॉचमैन से पूछते हैं कि यहाँ पर आसपास सब्ज़ी वगैरह कहाँ ले सकते, किराना वगैरह की दुकान। वॉचमैन बता देता है यहाँ से जाइए सर, आपको बहुत पास पड़ेगा। उसी समय इनको रिकॉल होता है दिन का, अरे दिन में कोई और वॉचमैन था ना। तो अभी वाला वॉचमैन बोलता है हाँ दिन वाला अलग रहता है, मैं रात वाला हूँ। ये बोलते हैं कि वो वॉचमैन मुझसे कुछ कहना चाह रहा था और फिर बात कट गई थी। एक काम कीजिएगा ना, जब वो कल सुबह आएगा तो इस बंगले में उसको भेज दीजिएगा, मैं उससे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। वो वॉचमैन पूछता है सर कौन सा बंगला नंबर बोले आपने? ये बोलते हैं बंगला नंबर 13। इस वॉचमैन के भी चेहरे में एकदम ऐसा पसीना छूट जाता है, रंगत उड़ जाती है। ये बोलते हैं अरे भाई हो क्या गया, आप घबराते क्यों हैं बंगलो नंबर 13 नाम सुन के? सुबह वाला भी ऐसे ही घबरा रहा था, आप भी ऐसे ही घबरा रहे हैं, बात क्या है बताइए ना। ये वॉचमैन बोलता है नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस ऐसे ही पुराने लोग कहते हैं ना 13 अंक उतना अच्छा नहीं होता है, नहीं रहना चाहिए। अब आप रहने के लिए आए तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा सुन के ऑकवर्ड लग जाता है ना, हम गरीब लोग हैं, हम बहुत सब कुछ देखते हैं सारी चीज़ें। खैर आप लोगों में तो चलता होगा। ये ऐसे एकदम हड़बड़ा के कुछ भी बोलने लगा। ये समझ गए कि ये वॉचमैन या तो पिए हुए रहते हैं यहाँ पे, या तो फिर कुछ ऐसे ही है, मतलब बहुत ज़्यादा रूढ़ीवादी टाइप के वॉचमैन है कि 13 अंक है तो वहाँ रहना नहीं चाहिए, ऐसा सोच रहे हैं। इन्होंने इग्नोर किए वॉचमैन की हरकतों को और बातों को, अपनी गाड़ी स्टार्ट किए और मार्केट की तरफ बढ़ गए। मार्केट पहुँचते पहुँचते तक ये अपने दिमाग में ठान चुके थे, डिसाइड कर चुके थे कि वॉचमैन की बातें ऐसी ही है, तेल में डाल देना चाहिए, जाने दो, शॉपिंग करता हूँ। शॉपिंग वॉपिंग किए। अब जैसे ही अपने घर पहुँचे, रात हो चुकी थी घर पहुँचने में, लगभग ये कोई 10 बजे के आसपास का समय हो गया था, लेट हो गया था ना काफ़ी कुछ। 10 बजे के आसपास ही अपने घर पहुँचे, सोचे कि खिचड़ी बना लूँगा, वही पत्नी भी खा लेगी मैं भी खा लूँगा। गाड़ी जैसी लगाए हैं, दरवाज़ा खोल के अंदर घुसे हैं बेडरूम में, क्या देखते हैं कि इनकी जो पत्नी है ना ज़मीन में बैठी हुई है और इतना बड़ा चूहा है उसको इतने चाव से खा रही है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उस नज़ारे को देखकर इनके पूरे शरीर में शिरहन सी दौड़ गई। बोली ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या हेमा? हड़बड़ाते हुए हेमा के पास गए, हाथ झटकाए, खींचते हुए वहां से निकल, नाक बंद किए हुए थे, बाथरूम में लेकर गए डायरेक्टली, शॉवर चालू कर दिए। हेमा कपड़े पहनी हुई है, पूरा नहला डाले हेमा को। बोले हेमा तुम पागल हो गई, क्या कर रही हो क्या नहीं? हेमा वैसे ही बहुत कम बोलती थी, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बोल रही है और पानी में भीगी जा रही है। हेमा जैसी नहाकर बाहर निकली ना, बाहर निकलते से ही कहने लगी मुझे बहुत भूख लगी है, वो खाने दो ना, मुझसे क्यों छुड़ा है, खाने दो ना। ये बोलते हेमा पागल हो गई हो क्या, खाना है तो मैं तुमको खिलाता हूँ ना, खिचड़ी बनाता हूँ मैं, तुम 5 मिनट रुको। नहीं मुझे वही खाना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं जा रही हूँ खाने के लिए। एकदम बहुत ताकत लगाने लगी हेमा। जैसे तैसे करके इन्होंने हेमा को कंट्रोल किया, दूसरे कमरे में लिटाए हैं, डॉक्टर साहब तो हैं, एक इंजेक्शन लगा दिए और हेमा को 10 मिनट के अंदर आ गई नींद। ये सोचते रह गए कि हेमा साला कर क्या रही थी, ये था क्या, ये कैसे संभव हो सकता है? जिंदगी में हेमा ने कभी नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाई है, वो कच्चा चूहा कैसे खा रही थी? अजीब बात है। ये सोच सोच के पूरी रात कट गई, ना इन्होंने कुछ बनाए ना खाए। पत्नी सो चुकी थी, पत्नी के बिस्तर के बाजू में बैठे बैठे ही ये भी सो गए। अगला दिन निकला तो सोचे कि भाई अगर अब मैं अपनी पत्नी को ऐसी ही हालत में छोड़कर चले जाऊं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पत्नी अजीब हरकत कर रही है जिसने कभी नहीं करी है। अब यहाँ पे पेट का भी सवाल है, दूसरे शहर में आए हुए हैं तो जो क्लिनिक देखा गया है वहाँ पर भी अपना जमाने के लिए देखने के लिए तो निकलना ही है ना, कि 2-4 दिन बाद अपना मैं काम शुरू करूँ।
कैसा करूँ, पत्नी को ऐसा छोड़ भी नहीं सकता, ले जा भी नहीं सकता, योगेश भी बिजी रहता होगा। योगेश से पूछता हूँ क्या करूँ। फ़ोन लगाते, हेलो योगेश, अरे यार ऐसी ऐसी बात है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो तूने क्लिनिक के बारे में बताया था वो मुझे देखने के लिए भी जाना है, लेकिन घर पे हेमा की बहुत तबीयत ख़राब है। पिछली रात को उसने बहुत अजीब अजीब सा बिहेव करी थी। तू कोई ऐसी औरत को भेज सकता है क्या जो केयर टेकर का काम कर ले? मतलब हाँ नर्स हो, लेकिन घर का भी थोड़ा सा काम कर दे, खाना वाना बना दे। पॉसिबल है क्या ये? योगेश बोलता है भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, अगर हुआ तो 1 घंटे के अंदर तेरे घर पे कोई ना कोई आ जाएगा। ऐसा बोल के योगेश ने फ़ोन काट दिया। अब ये टाइम पास कर रहे हैं, हेमा से बात कर रहे हैं। हेमा पिछली रात को क्या हो गया था, तुम क्या खा रही थी? हेमा को कुछ पता ही नहीं कि मैं क्या खा रही थी क्या नहीं। हेमा तो यही बोले बार बार, मैं भूखी सोई थी, भूख लगी, भूखी सोई थी, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अब ये खिचड़ी विचड़ी बनाए हैं, इतने में इनके घर का दरवाज़ा कोई नॉक करता है। ये उठ के दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी, 45-50 साल के आसपास की होगी। हाँ ये नर्स ही थी, लेकिन बात ये थी कि नर्स की एज अ नर्स इसको इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती थी, इसलिए ये कुछ और भी काम ढूंढ रही थी, क्योंकि शायद हो सकता है उस औरत के ऊपर कुछ घर वर का लोन रहा होगा। वो जो औरत थी ना वो विधवा भी थी, और नर्स की इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती है कि घर का ईएमआई भी चुक जाए और फिर दूसरे खर्चे भी निकल जाए, इसलिए तलाश तो थी। और जब योगेश जी ने इस महिला को बताए होंगे कि डॉक्टर प्रतीक ऐसे लुधियाना से आए हुए हैं, उनको ऐसी ऐसी आवश्यकता है उनकी पत्नी का ध्यान रखने के लिए किसी नर्स की, और कोई खाना भी बना सके, थोड़ा घर का भी ख्याल रख सके उसकी, तो अब जा सकती है कि, तो ये औरत इसीलिए इनके घर पर आई थी। तो खैर दरवाज़ा नॉक हुआ था, डॉक्टर प्रतीक ने दरवाज़ा खोले थे, देखे थे सामने ये नर्स खड़ी हुई है, बोली कि मुझे डॉक्टर योगेश ने भेजा है। तो प्रतीक जी ने उस औरत को अंदर बुलाया, बोले सोफे में बैठिए, हम बात करते हैं, मैं आपके लिए पानी लेकर आया। प्रतीक जी भले ही एक बड़े डॉक्टर थे, ठीक है, लेकिन इनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था, ये बहुत डाउन टू अर्थ थे। सबसे पहले बैठा है, बोले मैं पानी लेकर आता हूँ, धूप से आई हुई हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिर ये अंदर गए हैं, पानी लेके जैसे ही बाहर आए हैं तो पीछे 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 इनकी पत्नी भी आ गई। डॉक्टर प्रतीक की पीछे पीछे पत्नी हेमा भी आई। इन्होंने जैसे ही पानी दी औरत को, औरत पानी पी ही रही थी कि ये औरत की नज़र डॉक्टर प्रतीक के पीछे खड़ी उनकी पत्नी के ऊपर पड़ती है। ये नर्स उस पत्नी को देखती रह गई, हेमा को देखती रह गई, देख रही है देख रही है देख रही है। अचानक से बोलने लगी, चुप चुप हो जा, चुप चुप हो जा, चुप हो जा। उन्होंने अपने हाथ से, वो नर्स ने अपने हाथ से पानी ग्लास फेंक दी और बोले चुप क्यों नहीं हो रही, चुप क्यों नहीं हो रही, ऐसे करने लगी। यार डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, अरे मैडम ये कुछ नहीं, कौन चिल्ला रहा है, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, मेरी पत्नी कुछ नहीं बोल रही है, रुकिए आप रुकिए। वो नर्स उठ गई, चुप हो जा बोलते बोलते, और घर के बाहर निकल गई। ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, चुप हो जा, मुझे जाने दे जाने दे। इतने में आस पड़ोस के दूसरे बंगले वाले बाहर निकल गए। डॉक्टर साहब बस मुंह देख रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतने में ही डॉक्टर साहब क्या देखते हैं कि उस नर्स के नाक से लाल पानी बहने लगा, कान से लाल पानी बहने लगा, आँख से लाल पानी बहने लगा। और वो डॉक्टर साहब की पत्नी को कुछ ऐसे देख रही थी जैसे कि उनकी पत्नी नहीं कोई और है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। मतलब नर्स को एक ऐसी चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो किसी और को नहीं दे रही है, और साथ ही साथ नर्स को डॉक्टर साहब की पत्नी हेमा में कोई ऐसी औरत भी दिखाई दे रही थी जो कोई और नहीं देख पा रहा था। कुछ सेकंड तक ये ड्रामा चला, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाई और ज़मीन पर गिर गई भड़बड़ा के। अब प्रतीक डर गए, बोले ये क्या हुआ? हेमा तुम अंदर जाओ, मैं नर्स को लेकर जाता हूँ अस्पताल। वो जल्दी से अपनी गाड़ी बाहर निकाले, नर्स को अपनी गाड़ी के पीछे की सीट में डाले हैं, हेमा अंदर चली गई। ये तेज़ी से अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में इस नर्स को भर्ती किए हैं। डॉक्टर ने बोले, वहाँ पे जो दूसरे डॉक्टर थे बोले कि ये सब कुछ कैसे हुआ? बोले ये सब मैं बता दूंगा, वो छोड़िए, कान वान से ऐसे अचानक से खून बह गया, आप इनका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। ये सारी बातें करके वो तुरंत हॉस्पिटल से बाहर निकले और अपने दोस्त योगेश को फ़ोन करते हैं, योगेश ऐसा ऐसा कांड हो गया है भाई, क्या करें अभी, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत अजीब लग रहा है मुझे, कुछ गड़बड़ है क्या इस घर में? योगेश बोलते कि देख भाई तू चिंता मत कर, मैं आता हूँ वहीं पे जहाँ पे तू अभी है। कहाँ पे खड़ा है, कौन से अस्पताल के सामने? तो ये बता देते कि इसी अस्पताल के सामने खड़ा हूँ। कुछ ही मिनटों में योगेश यहाँ पर आते हैं। अब ये योगेश को सारी बात बताए प्रतीक ने। तो योगेश बोलते हैं कि चल एक काम करते, तेरे घर चलते हैं और बैठ के बात करते, देखते हैं कि मामला क्या है।
अब ये दोनों गाड़ी में सवार हुए प्रतीक की, और जैसे ही प्रतीक के घर के सामने पहुंचे हैं, गाड़ी लगाए हैं, अंदर से अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। प्रतीक के घर के अंदर से अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। दोनों जैसे तैसे करके अंदर भागे हैं भाई। अंदर पहुंचे, क्या देखते हैं, घर की पूरी दीवार में अपने खून से प्रतीक की पत्नी मृत्यु है, मृत्यु मृत्यु ऐसा लिख रही है। यहाँ से उसने कट मारी है और जगह जगह पर मृत्यु मृत्यु लिख दी है। और जैसे प्रतीक अपनी पत्नी के पास पहुँचे, एक नज़र प्रतीक को उनकी पत्नी ने देखी, हेमा ने एक नज़र देखी और वहीं पर ज़मीन पर गिर गई। और प्रतीक जी अपनी पत्नी की इस कंडीशन देख के बेहोश। किस्मत से योगेश यहाँ पर थे। योगेश ने जैसे तैसे करके पानी वानी डाले हैं, इनको जगाए हैं, और हेमा होश में नहीं आ रही थी। तो बोले हेमा को अस्पताल लेकर भागना पड़ेगा। हेमा को अस्पताल लेकर गए हैं भाई। अब ये अस्पताल योगेश का ही अस्पताल है। यहाँ पर उनको एडमिट कराया गया। योगेश ने बोले मैं खुद स्पेशल केस में हेमा को देख रहा हूँ। 2 घंटे करीब ट्रीटमेंट चला है। क्या ट्रीटमेंट चला है वो डॉक्टर लोग ही समझे। 2 घंटे बाद योगेश बोलते हैं कि हेमा की हालत अब स्टेबल लग रही है। भाई एक गड़बड़ हो गई बस। प्रतीक बोलते हैं क्या गड़बड़ योगेश, और क्या बाकी है, इतना कुछ तो हो रहा है। योगेश बताते कि मैं तुझे कुछ बताना भूल गया था। बोले क्या? योगेश बोलते हैं कि जब ये बंगलो मैंने रेंट पे ले लिया था, मकान मालिक से सारी मेरी बात हो गई थी। मकान मालिक ने चाबी मुझे दे ही दिया था। अब तुझे तो पता है मैं आ नहीं पा रहा था, तो जब मैं चाबी देने के लिए वॉचमैन के पास गया था, तो वॉचमैन ने ये साफ बोला था कि साहब यहाँ पर जो कोई भी रहने के लिए आ रहा है, आप उनको मना कर दीजिए, उस बंगले में कुछ गड़बड़ है। वहाँ पे कोई रहता था जिसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। एक औरत थी जो उसके बच्चे के चक्कर में उसके साथ कुछ तो भी कांड हुआ था, और उसने खुद को खुश करी थी। उसके बाद से उस घर में कई बार उस चुड़ैल की साइटिंग हुई थी। कई बार आस पड़ोस के लोगों ने उस घर में चुड़ैल को देखे थे। लेकिन मैं ठहरा भाई आज के ज़माने का डॉक्टर, मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उसको डांट डुडुप के चुप करा दिया कि ये बात किसी और के सामने बोला तो तेरी खड़िया खड़ी करवा दूंगा, मैं कंप्लेंट मार दूंगा, जो सोसाइटी का मैनेजमेंट है उसमें कंप्लेंट मार दूंगा, तेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने उसका मुंह बंद करा दिया था। ये बात मैं तुझे बता नहीं पाया यार। तो अभी प्रतीक बोलते कि भाई तभी जब मैं चाबी लेने के लिए वॉचमैन के पास गया था, तो वो कुछ कहना चाह रहा था मुझसे, लेकिन कहा नहीं था। और रात वाले ने भी अजीब सा बिहेव किया था। सुन के भाई क्या करें अब? तो भाई योगेश बोल देते साफ, देख भले ही हम इतनी चीज़ों के ऊपर विश्वास करें ना करें, लेकिन वहाँ पर कुछ तो है, तभी भाभी जी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। मेरे पहचान में एक तांत्रिक बाबा है। मैं उनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करता था, लेकिन मेरी जो पत्नी है वो विश्वास करती है, और हमारे घर पे एक बार कुछ तो भी हुआ था तो बुलवाई थी। उस समय भी मुझे ट्रस्ट नहीं था, लेकिन इस बार इतना कुछ हो रहा है, एक बार बुला कर देखते हैं। बोले ठीक है, बुला कर देखते हैं। ये लोग अपनी गाड़ी में सवार हुए, तांत्रिक बाबा के घर पर गए। तांत्रिक बाबा को अपने घर से उठाए हैं और फिर डायरेक्टली प्रतीक के घर पर लेकर गए। प्रतीक के घर का नज़ारा तांत्रिक बाबा ने देखे। वो पूरे ऐसे काले कपड़े वाले, ऐसे लंबे बाल वाले वैसे तांत्रिक बाबा नहीं थे, मॉडर्न थे, नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, बस उनको तंत्र साधना आती थी। ये प्रतीक के घर पर आकर बोलते कि ये तो अनर्थ है, ये कुछ ठीक चीज़ का इशारा नहीं कर रहा है, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। एक काम कीजिए, आपकी पत्नी अस्पताल में है ना, हालत अभी स्टेबल है ना, पत्नी को घर पर लेकर आ जाइए, हम ठीक करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो योगेश क्या बोलते हैं प्रतीक को, एक काम कर प्रतीक, मैं और तांत्रिक बाबा हम लोग तेरे घर पर ही बैठते हैं, तू जब तक जा और भाभी जी को लेकर आ जा अपनी गाड़ी में बैठा के। तांत्रिक बाबा भी फिर बार बार कहाँ ना जाना करेंगे, यहीं पे सारा सब शुरू कर देंगे अपन, है ना, हाथों हाथ। प्रतीक भी बोलते हैं अच्छा आइडिया, तुम लोग बैठो, पानी वानी अंदर रखा है, ले लेना। प्रतीक अपनी गाड़ी में सवार हुए हैं। अस्पताल जैसे ही पहुंचे वैसे ही क्या पता चलता है कि हेमा की सांसें रुक गई, हेमा की मृत्यु हो गई। एक जोर का ऐसा झटका लिया, लिटरली इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखे, ऐसे ली, जैसी अस्पताल में पहुंचे वैसे ही, जैसी अपनी पत्नी को देखे वैसी, और सांसें थम गई हेमा की। अफरा तफरी मच गई। ये कुछ डॉक्टर तो थे ही, इन्होंने देने की कोशिश की है CPR वगैरह सब कुछ, लेकिन रिवाइव नहीं कर पाया अपनी पत्नी को। फ़ोन लगाया योगेश को, सारी बात बताए। योगेश दरवाज़ा बंद किया, तांत्रिक बाबा को जैसे तैसे करके लेकर पहुंचा। भाई इस अस्पताल में, योगेश के ही अस्पताल में तो थे प्रतीक और हेमा। योगेश पहुंचे,
बोली क्या हो गया क्या नहीं। तांत्रिक बाबा ने ज़्यादा बात नहीं की, वहीं कट लिए अस्पताल से अपने घर की तरफ ही। फिर क्या था, अपनी गाड़ी वाड़ी में डाले, एम्बुलेंस वगैरह के थ्रू फिर जो भी था अंतिम संस्कार हुआ, घर परिवार वाले आए। फिर इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए ये शहर भी छोड़ दिए, अपना शहर भी छोड़ दिए, लुधियाना भी छोड़ दिए, और कहीं और ही शायद चंडीगढ़ में अभी रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी वापस से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये घटना थोड़े से पहले की हो गई, सन 2019 में उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। आज 7 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनको ऐसा लगता है कि यार नहीं, ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, एक बहुत बड़ी कमी रह गई जो अब शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मैंने बताया था ना, डॉक्टर साहब का एक बड़ा भाई भी था, बड़े भाई का भी परिवार था। उनके लड़के अभिमन्यु ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, बोला भैया पूरी दुनिया को बताइए मेरे चाचा जी के साथ, प्रतीक के साथ ऐसा हुआ था, बस नाम बदल देना। तो ये बदला हुआ नाम है, वरना बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। अब वो डॉक्टर है भाई, अच्छे फेमस डॉक्टर हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना डायरेक्टली ऐसा सब कुछ बोलना। बाकी घटना से बहुत अच्छी सीख मिली है, मनोरंजन कहना सही नहीं रहेगा आज। बाकी अब तक देख लिए थे इसीलिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसी कोई कहानी आपके पास भी हो तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद सकते। बाकी चलो कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।